जम्मू कश्मीर और बड़ा बदलाव, ये दोनों शब्द साथ साथ सुनकर आप बोर हो गए होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि भैया जम्मू कश्मीर में छोटा बदलाव होता कब है, लेकिन इस बार वाकई एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, ये सब जानते थे, लेकिन अब चर्चा है कि इन चुनावों में ऐसे लोग भी वोट देंगे जो आज से पहले पात्र नहीं थे और अब होंगे। इतनी जानकारी आई और घाटी के नेताओं ने हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया कि भैया केंद्र ने तो कश्मीर की डेमोग्राफी ही बदल दी, और दूसरा पक्ष वो कह रहा है कि जो 75 बरस में नहीं हो पाया हमने करके दिखा दिया। सत्य इन दोनों के बीच में है, इसी सत्य की खोज होगी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, आप लल्लन टॉप शो देख रहे हैं। दिन की बड़ी खबर में कश्मीर पर बात करेंगे, पर उससे पहले दिन भर की राजनीतिक और दूसरी खबर या हलचलों पर बात करेंगे। पर लल्लन टॉप शो में सबसे पहले क्या होता है, दिन का वीडियो। कितना भद्दा और अश्लील वीडियो था। इसके पहले तो वो एडल्ट वाले सारे सेंसर बोर्ड वाली तस्वीरें और टेक्स्ट लगाना चाहिए था। भद्दा ही तो है। किसी ट्रक वाले को रोका होगा, पैसे वसूले होंगे, किसी की चेचिस पास की होगी, किसी की गाड़ी पास की होगी, किसी की गाड़ी अटकाई होगी। आप सोच रहे होंगे भैया लल्लन टॉप ये ब्यौरे क्या हैं? आलिशान बाथरूम में जकूजी है, हमने देखा है महंगे होटलों में। थिएटर में रखे रिक्लाइनर सोफे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थिएटर बनाती है वहां पर ऐसा होता है। पर इस घर में लगे हर सामान से पैसों की जो शोहरत झलक रही है, उसके पीछे एक सवाल है कि घर किसका है और इसका वीडियो दिन का वीडियो क्यों है, क्यों हर जगह वायरल है। ये घर मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात ट्रांसपोर्ट ऑफिसर संतोष पाल का है। कल देर रात आर्थिक अपराध शाखा, अंग्रेजी में बोलते हैं इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, EOW, इसने संतोष पाल के घर में छापा मारा। आरोप था आय से अधिक संपत्ति का। ऐसे छापों में कैश और जेवर जत्ता मिलना तो आम है, लेकिन संतोष के घर छापा मारने गई टीम उस वक्त हैरान रह गई जब उनकी नज़र घर के ठाट पर पड़ी। महल जैसा घर, ड्राइंग रूम से लेकर बाथरूम तक हर जगह महंगा सामान सजा था। घर में निजी थिएटर भी बना था। ये हमको बहुत पसंद आया, एकदम लाल रंग के सोफे। इसमें ये किस तरह की फिल्में देखते होंगे, एकदम गोविंदा की मनोरंजक फिल्में या टेरेंटिनो की धाएं धाएं वाली फिल्में। जो भी देखें इनको अब नींद ना आए, काहे से इनने कमाया है जनता का पैसा। घर में लग्जरी गाड़ियां भी थी, 16 लाख रुपया कैश, ज्वेलरी भी बरामद हुई। EOW के SP देवेंद्र प्रताप सिंह ने फिर बयान दिया, बताया कि संतोष पाल, जो हमने भी आपको बताया, ट्रांसपोर्ट ऑफिसर हैं और उनकी पत्नी ट्रांसपोर्ट विभाग में ही क्लर्क हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि उनके पास जो उनकी इनकम के सोर्स हैं, तनख्वाह और जो भी ज्ञात सोर्स हैं, उससे सिर्फ 650% ज्यादा संपत्ति है। 6.5 गुना। आपने वो फर्जीवाड़े वाले इश्तिहार सुने होंगे, इतने दिन में पैसा 2 गुना। इन्होंने 6.5 गुना कर लिया। कमाई का बड़ा हिस्सा मकान खरीदने में लगा दिया। जबलपुर के शताब्दीपुरम इलाके में 10,000 स्क्वायर फीट के 2 आलीशान घर हैं और भी कई मकान हैं। फार्म हाउस होने की बात भी पता चली है। जल्द ही संतोष पाल के बैंक अकाउंट और लॉकर्स भी खंगाले जाएंगे और हमको पूरा भरोसा है मामला और बढ़ेगा। कौन कहता है सरकारी नौकरी में पैसा नहीं है? ये वीडियो यही बताता है कि शासकीय कर्मचारी अगर पूरी मेहनत से काम करने पर आ जाएं तो कैसा राजपाट खड़ा कर सकते हैं, चाहे कारागार जाने की नौबत ही क्यों ना आ जाए। अब यहाँ पर हमारे आपकी तरह और वो सारे सरकारी कर्मचारी जो ईमानदारी से नौकरी कर रहे हैं मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि पुरखों की बताई कहावत याद आती है ना ऐसे मौके पर कि बुरा करोगे तो एक ना एक दिन इस तरह से भांडा फोड़ होगा। पर ये प्रवचन का शो नहीं, खबर का शो है। दिन का वीडियो आपने देख लिया है, अब सुर्खियों का रुख करते हैं। पहली सुर्खी महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई है। यहां हरिकेश्वर तट से एक संदिग्ध नाव मिली
जिसमें 3 AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। हथियारों के मिलने के बाद रायगढ़ और आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पूरे मामले की जांच मुंबई ATS को दी गई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। हथियारों से भरी संदिग्ध बोट जिस जगह मिली है वहां से मुंबई की दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है, जबकि पुणे सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। इस बोट के मिलने से मुंबई और आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा व्यवस्था को अलर्ट पर डाला गया है। इस मामले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये बोट एक ऑस्ट्रेलियन महिला की है। उनका पति इस बोट का कैप्टन है। बोट ओमान की राजधानी मस्कट से यूरोप की तरफ जा रही थी। 26 जून 2022 को बोट का इंजन खराब हुआ। बोट पर मौजूद लोगों ने एक डिस्ट्रेस कॉल की। कोरियन नेवी की बोट आसपास थी, इसलिए उसने इन सभी लोगों को रेस्क्यू किया और सभी लोगों को ओमान को सौंप दिया। उस समय हाई टाइड होने की वजह से नाव को नहीं ले जाया जा सका और ये बोट इधर की ओर आ गई। इन सब के बीच रायगढ़ में एक और बोट बरामद की गई, जिसमें तलाशी के दौरान कुछ लाइफ जैकेट मिली। फिलहाल फडणवीस के बयान के बाद चिंता भले ही कम हुई हो, लेकिन हथियारों से भरी बोट मिलना अपने आप में काफ़ी चिंता की बात है। मुंबई में 26/11 के हमले के वक्त भी आतंकी समुद्री रास्ते से आए थे। इससे पहले 1993 के बंबई आतंकी हमलों के लिए विस्फोटक भी समुद्री रास्ते से ही आया था। 1993 के बम विस्फोट से याद आया, एक बड़ी मकबूल किताब है ब्लैक फ्राइडे, जिसमें किस तरह से उन धमाकों की, उन सीरियल ब्लास्ट की साजिश रची गई थी और कैसे पुलिस ने उसकी पड़ताल की, उसके बारे में विस्तृत ब्यौरे हैं, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरी सुर्खी, गौ तस्करी मामले में सहयोग न करने के चलते गिरफ्तार हुए ममता बनर्जी के करीबी तृणमूल नेता और विपक्षियों के शब्दों में कहें तो बाहुबली अनुव्रत मंडल उर्फ केष्टोदा की बेटी सुकन्या मंडल आज कलकत्ता हाईकोर्ट में पेश हुई। सुकन्या मंडल पर आरोप है कि टीईटी की परीक्षा पास किए बगैर उन्हें सरकारी स्कूल में नौकरी मिल गई। अनुव्रत मंडल पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर अपने 6 रिश्तेदारों को प्राथमिक शिक्षक की नौकरी दिलाने का आरोप है। इस केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 17 अगस्त को सुकन्या मंडल समेत 6 लोगों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 सितंबर को होगी। फिरदौस समीम नाम की एक वकील ने कलकत्ता हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि अनुव्रत मंडल की बेटी ने टीईटी की परीक्षा पास ही नहीं की, बावजूद इसके उन्हें कलिकापुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर ईडी पहले से एक अलग जांच कर रही है। इस मामले में ईडी पश्चिम बंगाल सरकार में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। दोनों इस वक्त ईडी की हिरासत में है। मंडल भी सीबीआई हिरासत में है। कुल जमा बात यह है कि ममता बनर्जी के करीबियों पर भ्रष्टाचार के आरोप दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरी सुर्खी, यूपी की बांदा जेल में बंद गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई हुई। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में ईडी ने आज दिल्ली, लखनऊ, गाजीपुर और मऊ में मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के कई ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मुख्तार अंसारी के मोहम्मदाबाद वाले घर पर भी रेड मारी। इसके साथ ही दिल्ली में मुख्तार के भाई और बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। मुख्तार के करीबियों पर छापेमारी के दौरान सुरक्षा के संदर्भ में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अंसारी कथित रंगदारी के एक मामले में लगभग 2 साल से पंजाब की रोपड़ जेल में बंद था। इसके बाद एक रियल एस्टेट फर्म के सीईओ की शिकायत पर मुख्तार पर रंगदारी और आपराधिक धमकी का एक और मामला दर्ज हुआ। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मुख्तार अंसारी को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी की बांदा जेल लाया गया। मुख्तार अंसारी को लेकर एक और खुलासा हुआ। कहा गया कि रूपनगर जेल में रहते हुए उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। इस मामले में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने अब जांच के आदेश दिए हैं। जांच के दौरान पता चला कि पंजाब की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अंसारी का केस लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए वकील को लगाया था। वकील पर 11 लाख रुपए मात्र प्रति सुनवाई के हिसाब से कुल 55 लाख रुपए खर्च किए गए थे। अगली सुर्खी, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने अपने खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दरअसल 17 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने एक मामले में शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर 3 महीने में जांच पूरी करने के पुलिस को आदेश दिए थे। मामला जनवरी 2018 का है। एक महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने उनके साथ नशीला पदार्थ पिलाकर फार्म हाउस पर दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ इन आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील की थी। पुलिस ने निचली अदालत में जो रिपोर्ट पेश की उसमें कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ ये जो मामला बताया जा रहा है ये दुरुस्त नहीं पाया गया, इसलिए मामला नहीं बनता।
जुलाई 2018 में अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्कों को खारिज कर दिया था और कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला बनता है, इसलिए पुलिस को कार्रवाई कर मतलब एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू करनी चाहिए। इस फैसले को बीजेपी नेता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि अब हाई कोर्ट से भी शाहनवाज हुसैन को झटका लगा है। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। शाहनवाज हुसैन की पॉलिटिकल प्रोफाइल काफ़ी बड़ी है। वो इस कुछ वक्त पहले तक बिहार सरकार में मंत्री थे, बीजेपी से एमएलसी हैं और केंद्र में भी सांसद और मंत्री रह चुके हैं। उनके नाम रिकॉर्ड है यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर का। 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी तब वो उसमें पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री बने थे। अगली सुर्खी ये कुछ यूट्यूब चैनल्स को लेकर आई है। केंद्र सरकार ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर दुष्प्रचार करने के आरोप में 8 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक आईटी नियम 2021 के तहत 7 भारतीय और 1 पाकिस्तानी यूट्यूब समाचार चैनल प्रतिबंधित किए गए हैं। ब्लॉक किए गए चैनलों के कंटेंट को 114 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका था और इन चैनलों के करीब 85,73,000 सब्सक्राइबर थे। केंद्र के मुताबिक इन चैनलों पर देश विरोधी झूठी जानकारी दी जा रही थी। 21 जुलाई को राज्यसभा में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि देश विरोधी कंटेंट परोसने पर 2021-22 में करीब 94 यूट्यूब चैनल और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया था। इसके साथ ही 747 यूआरएल यानी वेब लिंक्स को भी बंद किया गया था। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले ही नगर पालिका, नगर निकाय और पंचायत के चुनाव हुए। सिलवानी नगर परिषद में 1 वोट से बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही। सिवनी, मालवा में रेणुका मंडलोई सिर्फ 1 वोट से अध्यक्ष का चुनाव जीती। सुहागपुर पंचायत में बीजेपी प्रत्याशी मात्र 2 वोट से हार गए। ये 1-2 की संख्या इसलिए बताई ताकि यह समझाया जा सके कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, 1-1 वोट का महत्व होता है। यकीन ना हो तो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी से पूछ लीजिए। 1 वोट से विधानसभा का चुनाव हारे थे। पर्यवेक्षक कहते हैं कि मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर हो गए थे। यकीन ना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी के सिपहसालारों से पूछ सकते हैं, क्योंकि वो भी 1 वोट से विश्वास मत हारे थे। पर ये उदाहरण कई बार दिए जा चुके हैं। हम अतीत में देख भी चुके हैं कि इस तरह के 1-1 वोट की कीमत किस तरह से सप्रसंग बताई जाती है। अब आज की तारीख में इसका संदर्भ क्या है? ये उदाहरण यही बताते हैं कि वोट बैंक बढ़ाने के लिए एक छोटा नंबर भी कितना महत्वपूर्ण होता है। और इसकी एक उलट व्याख्या भी है कि हर एक वोट लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है। अब इन सब भाषणबाजियों के बीच आपको बताया जाए कि किसी चुनाव में एक मुश्त 20 से 25 लाख वोटर बढ़ गए हैं, तो आपको समीकरण आसानी से बन और बिगड़ने की गणित समझ में आ जाएगी। आज यानी 18 अगस्त की सुबह जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा के लिए जो चुनाव होंगे उसमें वोटरों की संख्या बढ़ने वाली है। अनुच्छेद 370 और 35A के निष्प्रभावी होने का बड़ा प्रभाव चुनाव पर पड़ने वाला है। पहले उस ऐलान को सुन लीजिए, फिर मायने समझते हैं। एब्रोगेशन ऑफ 370, उसके बाद काफी ऐसे लोग हैं जो पहले असेंबली में वोटर नहीं होते थे, लेकिन अब उनका नाम वोटर लिस्ट में आ सकता है। उसके लिए सिंपल है, जो रूल है पूरे कंट्री में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में रूल है कि यहाँ पे इसकी नौकरी हो सकती है, वहाँ पे वो एजुकेशनल पर्पज के लिए भी रह सकता है, लेबर पर्पज के लिए भी रह सकता है, बिजनेस पर्पज के लिए भी रह सकता है। यानी परमानेंट रेजिडेंट होने की आवश्यकता अब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे वोट अब वोटर लिस्ट में ऐड होंगे। तो आपने सुना, इस तरह से 20 से 25 लाख वोटर बढ़ सकते हैं। ये ऐसे वोटर होंगे जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रहते तो थे, लेकिन मूल निवासी न होने की वजह से उन्हें राज्य के विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अधिकार नहीं था। कौन है वो? सबसे पहले ये जान लीजिए। इसमें एक बड़ा तबका शरणार्थियों का है जो विभाजन के वक्त पाकिस्तान के सियालकोट और तमाम दूसरे इलाकों से आए थे। आज उनकी संख्या करीब 30,000 के आसपास बताई जाती है। एक बड़ा तबका वाल्मीकि समाज के लोगों का भी है जो 60 के दशक से जम्मू कश्मीर में रहते हैं। दरअसल साल 1957 में जम्मू कश्मीर में सफाई कर्मियों की बड़ी हड़ताल हुई। राज्य में साफ सफाई को लेकर अव्यवस्था हुई तो पंजाब से मदद मांगी गई। तब अमृतसर और गुरदासपुर से 272 सफाई कर्मियों को लाया गया। रहने के लिए मकान दिए गए। परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी PRC का वादा किया गया, लेकिन वो दर्जा कभी मिला ही नहीं।
अनुच्छेद 370 और 35A की आड़ लेकर कभी मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश राज्य के किसी राजनीतिक या सामाजिक संगठन ने नहीं की। आज उनकी संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। 370 के निष्प्रभावी होने से पहले ये लोग केंद्र सरकार के चुनाव में तो वोट डाल सकते थे, मगर राज्य की वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार उन्हें नहीं मिला था। नौकरी भी केंद्र के विभाग में मिल सकती थी, राज्य में नहीं। जमीन तक नहीं खरीद सकते थे। दुर्दशा की कल्पना इस बात से कर सकते हैं कि अगर वाल्मीकि समाज के किसी बच्चे ने PhD की हो या फिर MBA, IIT या फिर कोई और उच्च शिक्षा ले रखी हो, वो भी राज्य की नौकरी नहीं ले सकता था, लेकिन सफाई कर्मचारी के पद पर वो अप्लाई कर सकता था। जातिगत भेदभाव भारत में आम है, लेकिन ये उदाहरण विशेष रूप से बीभत्स है। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। दशकों से यहाँ रहने के बावजूद बाहरी माने जाने वाले लोग भी अब बाकायदा वोटर बनकर घरेलू हो जाएंगे। पहली बार उस वर्ग के लोगों को वोट देने का अधिकार मिलेगा जो जम्मू कश्मीर में समाज का हिस्सा तो हैं, लेकिन सरकार का नहीं। इसके अलावा जो लोग वहाँ लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं, दूसरे राज्यों से आए हैं, मजदूर हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट हैं, वो भी वहाँ अपना वोटिंग कार्ड बनवा सकते हैं। सुरक्षा बलों के जवान भी जम्मू कश्मीर के चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। इसमें सेना के जवानों और अधिकारियों के जीवन साथी को सर्विस वोट का अधिकार होगा। पहले सिर्फ पुरुष सैनिकों और उनकी पत्नी को पोस्टल बैलेट का अधिकार था, लेकिन अब सेना के किसी भी विंग में कार्यरत महिला सैनिक के पति को भी यही अधिकार होगा। यानी लैंगिक मतभेद खत्म होकर व्यवस्था जेंडर न्यूट्रल हो गई है। लेकिन जवानों की वोटिंग के साथ एक शर्त भी जोड़ी गई है। चुनाव अधिकारी के मुताबिक सिर्फ पीस स्टेशन में तैनात जवान ही इस तरह मतदान कर पाएंगे, यानी जहां शांति स्थापित हो, एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन यानी आतंक से लड़ाई ना चल रही हो। वैसे ये पीस स्टेशन कौन से होंगे, इसको अभी आधिकारिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। इसकी व्याख्या अपनी तरह से हो सकती है, लेकिन अंतिम फैसला चुनाव आयोग लेगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कई मायनों में अनूठे होने वाले हैं। पहली बार लद्दाख संभाग का विधानसभा में हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अब तक की सबसे ज्यादा सीटों वाला सदन होगा। नए नियमों के मुताबिक इस बार नवंबर में मतदाता सूची का अंतिम प्रारूप प्रकाशित होना है। अब जब इतना सब कुछ होना है तो इस पर राजनीति भी होना लाजमी हो गया है। पहली प्रतिक्रिया आई PDP की मुखिया महबूबा मुफ्ती की, सुनिए। असेंबलियां तोड़ तोड़ के, गवर्नमेंटें तोड़ तोड़ के अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, और जम्मू कश्मीर में ये जो इस वक्त कर रहे हैं वो भी उसी कड़ी का हिस्सा है। इंटेंशन तो बिल्कुल साफ है। किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ आज तक कि आपने 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वोटर बाहर से लाए हैं। यहाँ क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज वो एक डेमोग्राफी, एक लोकल जो एलिमेंट है यहाँ, उसको चेंज करना चाहते हैं। मुल्क में वो कहते हैं हम इसलिए कर रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में मिलाना चाहते हैं, और जम्मू में जब लोग सवाल करते हैं उनको बोलते हैं हम कश्मीरियों को सीधा कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट लीगैलिटी और इलीगैलिटी अबाउट इट, इट्स मोर अबाउट द इंटेंशन बिहाइंड इट। अब ये इलेक्शन का मसला नहीं है। जो पार्टी इलेक्शन करती रहती थी उनके लिए भी ये सबक है। मुझे लगता है हमें अब रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए, क्योंकि जब तक कश्मीर की समस्या रहेगी तब तक बीजेपी जैसी जमातें इसका शॉर्टकट ढूंढती रहेंगी और इसको एक्सप्लॉइट करेंगी। महबूबा मुफ्ती का आरोप है कि इस कदम से बीजेपी राज्य की डेमोग्राफी को बदलना चाहती है। वो अपने स्थानीय वोटरों से चुनाव नहीं जीत सकती, इसलिए बाहर के वोटरों को थोपा जा रहा है। वो कानूनी पहलू से ज़्यादा इंटेंशन पर जोर दे रही हैं। इसी तरह की प्रतिक्रिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की भी रही। उन्होंने कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर के वास्तविक मतदाताओं के समर्थन को लेकर इतनी असुरक्षित है कि उसे सीटें जीतने के लिए अस्थायी मतदाताओं को आयात करने की ज़रूरत है। इन प्रतिक्रियाओं का जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया, सुनिए। धारा 370 टूटने के बाद जो आज चीफ इलेक्शन अफसर ने कहा है, तो उसके मायने यही हैं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वोट क्यों नहीं डालेंगे। आपने तो 70 साल गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को इस अधिकार से वंचित रखा। अब यहाँ कोई ना तो कोई स्पेशल स्टेटस है जो लोगों को उनके हकों से दूर करता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो कहना है वो बिल्कुल सही है, और जो लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक बात है। इस पर कोई टिप्पणी करना मुझे लगता है कोई व्यर्थ है। चुनाव आयोग के इस फैसले से राजनीतिक तौर पर किसे फायदा होगा, ये बहस का विषय हो सकता है, मगर इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि जिनको बरसों से वोटिंग के अधिकार से वंचित रखा गया, अब उन्हें वो अधिकार मिलने वाला है। 370 के निष्प्रभावी होने के बाद केंद्र के वो सारे कानून अब जम्मू कश्मीर में लागू होंगे जो बाकी राज्यों में होते हैं। नियम की बात करें तो भारत में चुनाव
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत कराए जाते हैं। इस अधिनियम में चुनाव संबंधी सभी नियम कानून समाहित हैं। चुनाव कैसे होगा, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, पात्रता क्या है, वोट देने का अधिकार किसे, वोटिंग का तरीका क्या, चुनाव से जुड़े ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब यही अधिनियम देता है। हिंदी में इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहते हैं। इस अधिनियम के 62वें बिंदु पर वोट देने के अधिकार के बारे में लिखा गया है। सुनिए, हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में प्रविष्ट है, मतलब मौजूद है, तो उस व्यक्ति को निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का अधिकार है। दूसरा, कोई भी व्यक्ति एक निर्वाचन क्षेत्र में एक ही वोट दे सकता है। अगर एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मत देता है तो उसके सभी मत शून्य हो जाएंगे, मतलब कि कोई व्यक्ति एक ही चुनाव में 2 जगह वोट नहीं डाल सकता। वो व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता जिसे जेल हुई हो, यानी वो जेल में बंद है, या किसी गुनाह के आरोप में पुलिस की कस्टडी में हो। ये नहीं कह सकते हो दरोगा जी हमको छोड़ दो, हमको वोट डालने जाना है। इसी अधिनियम के मुताबिक दूसरी जगहों पर काम करने वाले लोग रेंट एग्रीमेंट या फिर दूसरे प्रमाण के जरिए स्थानीय वोटर आईडी बनवा सकते हैं। ये आपका कॉल है। अब जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, लेकिन हम रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी में उरई जालौन, बहुत ही लल्लन टॉप ये ज़िला है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो हमने अभी तक दिल्ली में अपना वोट नहीं बनवाया है। हमारा वोट हमारे गांव शहर में है, पर अगर हम चाहें तो अपना गांव शहर का वोटर आईडी सरेंडर करके दिल्ली के वोटर हम बन सकते हैं। आप में से कई लोगों ने ऐसा किया भी होगा, जो जहां नौकरी करता है, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जहां भी है नौकरी के सिलसिले में, वहां पर अपनी वोटर आईडी बनवा लेता है। पूरी तरह से कानून सम्मत है। अनुच्छेद 370 की वजह से जम्मू कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस की वजह से पिछले चुनाव तक वहां पर ऐसा संभव नहीं हो पाता था, लेकिन अब होगा। रहा सवाल बाहर से मतदाता लाने का, तो बाहर का मतलब क्या है? क्या दूसरे देशों से लोगों को लाया जा रहा है? जवाब है नहीं। वोट देने वाले लोग हमारे ही देश के होंगे और हमारे ही देश में वोट देंगे। ऐसा बाकी राज्यों में होता है, तो जम्मू कश्मीर पर भी वही नियम लागू होगा। बीते 4 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। लंबे अंतराल के बाद अब चुनाव की सुगबुगाहट है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा और लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर केंद्र द्वारा गठित आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इन प्रस्तावों पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार को लेना है। इससे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया। परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट समेत कुल 7 विधानसभा सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। इन प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी, जबकि लोकसभा सीटें 5 ही रहेंगी। राज्य की मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़ाकर 43 और कश्मीर की 46 से बढ़ाकर 47 की जाएंगी। 2019 में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन अब 4 सीटें लद्दाख में चली गईं, यानी अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में ओरिजिनली 83 सीटें रह गईं, जिसे बढ़ाकर 90 किया जाना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रस्ताव है। अब आप कहेंगे 1 मिनट, अभी तो बात 90 की कर रहे हो, तो ये नया नंबर कहां से आ गया? गौर से सुनिए। इन 114 में से 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के लिए आरक्षित हैं, जो खाली रहती हैं। अब इन सारी कई सीटों को जोड़कर देखा जाए तो पर्यवेक्षक कहते हैं कि इससे बीजेपी को फायदा हो सकता है। मुस्लिम बाहुल्य कश्मीर में सीटें ज्यादा होने की वजह से अब तक मुख्यमंत्री कश्मीर घाटी से बनता रहा है। जम्मू की भागीदारी बढ़ने और 25 लाख नए वोटरों के जुड़ने से बीजेपी अपनी संभावनाएं तलाश रही है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी का नारा लगाने वाली बीजेपी की चाहत किसी से छिपी नहीं है। राजनीतिक पार्टी होने के नाते हर पार्टी की कोशिश सरकार बनाने की होती है। बीजेपी भी ये कोशिश करेगी, लेकिन राजनीतिक पार्टी की कोशिशों के आगे स्थानीय लोगों को अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। ये देश इन सारी कोशिशों से ऊपर एक संविधान, एक नियम कानून से चलता है। एक शब्द है, हमने नागरिक शास्त्र की क्लास में पढ़ा था, विधायिका। जहां पर विधान बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। इस देश की सबसे बड़ी विधायिका क्या है? इस देश की संसद है। इस देश की संसद ने यह फैसला किया कि जम्मू कश्मीर में ही वो सारे नियम लागू होंगे जो बाकी देश में लागू होते हैं, सामान्य हैं, और उन नियमों के तहत ही ये बदलाव हो रहे हैं। अब ये राजनीतिक पार्टियों के ऊपर है कि वो इन बदलावों के हिसाब से अपने आप में तब्दीली लाएं। और अब तक तो वो दावा करते ही थे कि हम पूरे जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अब उस दावे की आजमाइश का समय आ रहा है।
एक चिंता सरकार के स्तर पर भी है, होनी भी चाहिए। कश्मीर में स्थितियां सामान्य होने का प्रोसेस डिरेल होता रहे, इसके लिए आपने देखा होगा कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों की टारगेटेड किलिंग की जा रही है, सुरक्षा बलों पर भी जब तब हमले होते रहते हैं। जब चुनाव की प्रक्रिया बढ़ेगी तब भी पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और अलगाववादी इस तरह की कोशिशें करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि सरकार उसको लेकर भी चौकन्नी होगी, क्योंकि अगर चाहे वो कश्मीर के लोग हों चाहे जम्मू के लोग हों, वो चुनाव में हिस्सेदारी नहीं करेंगे बड़े पैमाने पर, तो सारी प्रक्रियाएं, चूंकि ये प्रतिनिधित्व की प्रक्रियाएं हैं, ये बाधित और अधूरी मानी जाती हैं। आज के शो में इतना ही। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए।